हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। सो आज से लेके हम लोग हमारे सीए फाउंडेशन के डेमो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, दैट इज़ पेपर नंबर 2 विच इज़ बिजनेस लॉज, राइट। अब एक बार हम लोग आज की क्लास में इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो एक बार हम लोग कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देखिए, अभी आप लोगों ने जस्ट अपना 12th अपीयर किया ही है, कुछ स्टूडेंट्स 12th क्लियर भी कर चुके हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए जो यहाँ पे सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे सब्जेक्ट्स आप लोग ऑलरेडी 12th में 11th में पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो आप लोगों के एटलीस्ट बेसिक्स जो है वो एकदम क्लियर होंगे उनके अंदर। बट देन एक सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं टोटल सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। सो आउट ऑफ दोज 4 सब्जेक्ट्स जो हमारा सब्जेक्ट है लॉज का, विच इज पेपर नंबर 2। तो सीए फाउंडेशन के अंदर हमारा पेपर नंबर 2 जो रहता है सीए फाउंडेशन में, देयर इज पेपर नंबर 2 विच इज बिजनेस लॉज, राइट। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप लोग 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, करेक्ट। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया रहने वाला है, तो वील बी वर्किंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को भी अपना सेल्फ स्टडी करने में, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में और ये सब करने में। ओके, ऑल्दो द सब्जेक्ट इज थियोरेटिकल, लेकिन ये आपके बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए रहता है। ये लॉ जो सब्जेक्ट है आपका, देखो ये फाउंडेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटर में भी आप आने वाले टाइम में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करें, क्योंकि इंटर में भी यही सेम चीज़ें रहेंगी। बेटर रहेगा कि हम इसके बेसिक्स जो हैं वो अभी से ही क्लियर करके चलें, करेक्ट। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पर्टिकुलर पेपर जो हमारा है, इसमें कैसे कैसे मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसा ये पूरा रहता है, ये एक बार अंडरस्टैंड करेंगे हम। देखिए, ये जो पेपर है ये हमारा, ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है। टोटल इट इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट। अच्छा, 100 मार्क्स का यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर कोई डिवीजन नहीं है कि सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो, इतने मार्क्स का डिवाइडेड 60 40 80 20, में भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा होगा, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। तो हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 6 to 7 चैप्टर्स रहेंगे जो 100 मार्क्स के हैं। हम लोग आपको सिर्फ प्रीवियस पेपर के बेसिस पे एक ट्रेंड बता सकते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा, लेकिन हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स हमारे लिए इक्वली रेलेवेंट रहेंगे, करेक्ट। सो 100 मार्क्स का ईच हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो इस ऐसे करके तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। हमें 400 मार्क्स में से हर सब्जेक्ट के अंदर एक तो 40 मार्क्स इन ईच चाहिए होता है पास करने के लिए। दूसरी चीज़, हमें 40 मार्क्स के साथ साथ एग्रीगेट में भी हमें कितना चाहिए, 50% चाहिए होता है, राइट। विच सिंपली मीन्स कि अगर आपका टोटल पूरा सीए फाउंडेशन 400 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें से आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, 200 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। लेकिन 2 क्राइटेरियाज आपको साथ में फुलफिल करने होते हैं यहाँ पे। कौन से 2 क्राइटेरियाज? एक तो हमें क्या चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, विच मीन्स तुम ऐसा इसको नहीं कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ के चला जाऊं, और दूसरे सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको लाने हैं। एंड दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, 50% इन एग्रीगेट रहता है, विच मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, 40 इन ईच भी लाना है, लेकिन 40 इन ईच लाने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, देखो 40 इंटू 4 कितने मार्क्स बैठते हैं, 160 नंबर। क्या 160 नंबर ला करके आप पास हो जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे, 200 मार्क्स तो कम से कम स्कोर करने ही पड़ेंगे। तो रिमेंबर, आपको ये दोनों क्राइटेरिया साथ में कंप्लाई करने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन।
एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये फाउंडेशन बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्लान करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो आप प्लीज़ आपके फैकल्टीज़ के बताए हुए जो भी पेपर अटेम्प्ट करने के टेक्निक्स हैं, जो भी स्मार्ट स्टडी करने के टेक्निक्स हैं, वो उनको ज़रूर फॉलो करें, सो दैट आपके लिए ये पढ़ना ईजी हो जाए, अटेम्प्ट करना ईजी हो जाए। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है, ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। रिमेंबर, ये सब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, विच मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रहेगी, आंसर राइटिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, तो तुम लोग क्या सोचोगे कि हम रट्टा मार के चले जाते हैं, लर्निंग कर लेंगे हम लोग अच्छे से, लेकिन लर्न करी हुई चीजें अक्सर हम जब एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं उस टाइम पे हम वो चीजें भूल जाते हैं। करेक्ट, ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है माइंड पे, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि हम लोग ये सारी चीजें भूल जाएंगे। इस वजह से हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट्स को समझ के पढ़ना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करके उसको पढ़ना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंड करी हुई चीज़ों को आप अपनी लैंग्वेज में भी फॉर्मुलेट करके वहाँ लिख लेंगे, लेकिन रटी हुई चीज़ें अगर भूल जाओगे तो वहाँ पे वो अगर चीज़ में क्लिक नहीं हुई दिमाग में, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, आप नहीं लिख पाएंगे वहाँ पे। इसीलिए हम लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। करेक्ट। अच्छा, तो ये तो हमारा पूरा जो डिस्क्रिप्शन मैंने तुम लोगों को बताया है, दिस इज कंप्लीटली अबाउट द पेपर पैटर्न। हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया ये रहेगा, टोटल सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है, जहाँ पे सारे चैप्टर्स हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। वन मोर थिंग, द होल सब्जेक्ट वुड बी डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक आप लोग 11-12 के अंदर वैसे भी एमसीक्यूज से ज़्यादा हमारे पास रिटन आंसर्स आते हैं, डिटेल्ड आंसर्स आते हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों को ऑलरेडी होगी। इनको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ दो, मैं आप लोगों को प्रपोज की प्रैक्टिस कराऊंगी। करेक्ट। एक चीज़ और, अप्रोच कैसा रहने वाला है हमारा, लेट अस फर्स्ट सी कि किस तरीके से हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट वील बी डूइंग इज, हम लोग सारे कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, तो हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने अभी तुम लोगों को कहा था, रट्टा मारने पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं लॉज की, तो कोई लॉ ऐसे क्यों बना है, कि कोई कानून है वो बनाया गया है किसी सर्टेन पर्पस के लिए, तो ऐसा क्यों बनाया गया है, हम एकदम उसके रूट कॉज पे फोकस करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहला मेरा फोकस क्या रहेगा, तुम लोगों को एकदम उसके बेसिक्स समझाना। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोट्स। हम लोग क्लास के अंदर ही क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। व्हाई? बिकॉज इतनी ज़्यादा थ्योरी है हमारे पास, हम लोग ऐसे बुक से मॉड्यूल से पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। वो जो रनिंग लैंग्वेज वहाँ पे लिखी हुई है ना, उसको तुम लोग कभी भी याद नहीं कर पाओगे, और अगर याद कर भी लेते हो तो भी आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन नहीं रख पाओगे दिमाग में। करेक्ट। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, अब नोट्स आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। अब तुम लोग कहोगे हम हमारे फ्रेंड्स से ले लेंगे, सीनियर्स से ले लेंगे, किसी और के नोट्स का फोटो स्टेट करा लेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग खुद के हाथ से नोट्स बनाओगे, खुद की राइटिंग में नोट्स बनाओगे, वो चीजें तुम कभी भी नहीं भूलोगे। रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज वाई मेरा फोकस क्या रहेगा, हम लोग क्लास के अंदर ही नोट्स बनाएंगे। ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगी कि ठीक है घर जा करके देख लेना, बना लेना इसके नोट्स। नो, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू, और मैं क्लास के अंदर तुम लोगों को प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी राइट फ्रॉम डे 1। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा थर्ड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आफ्टर ईच चैप्टर हम लोग क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे कि लास्ट ईयर पेपर्स के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस करने के साथ साथ ही एक एक्सरसाइज हमारे पास और आ जाती है, और वो क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज व्हाट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी हम लोगों को आंसर्स लिखने आने चाहिए। क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चों को समझ में सब आ जाता है, उन्हें लर्न सब कुछ हो जाता है, लेकिन एट दी एंड वो मेरे पास यही क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि मैम हम लिखें कैसे, हमें ये समझ नहीं आ रहा। मतलब हमें सब कुछ पता है, पूरा प्रोसेस पता है, सारी चीजें पता है कि हाँ इस क्वेश्चन का दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, बट हाउ टू राइट इट वो नहीं आता उन्हें।
तो फॉर दैट आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट द आंसर्स प्रॉपर फॉर्मेट से, मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में अगर तुम्हें वहाँ पे एग्जाम में पेपर लिखना नहीं आया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर देन यू कैन नॉट क्लियर, राइट? तो ये प्रैक्टिस हम लोग खुद करेंगे, मैं यहाँ पे क्लास में भी करवाऊंगी, एंड देन आप लोगों को होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, यू हैव टू राइट देम एंड शो इट देम टू मी, राइट? तो दिस इज द वे वील प्रोसीड फर्दर। ये हमारे पूरे सिलेबस के अंदर यही सारे फोकस पॉइंट्स रहने वाले हैं, इसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे, करेक्ट? अब देखो पेपर पैटर्न समझ लिया हम लोगों ने, हम कैसे इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो सारा भी सब कुछ समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं इस सब्जेक्ट का नाम जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मीनिंग समझते हैं और इसका सिलेबस देखते हैं क्या रहेगा। तो देखो पेपर का नाम क्या है हमारे, दैट इज बिजनेस लॉज, करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये टर्म अंडरस्टैंड करते हैं हम कि लॉ का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, एकदम नया सब्जेक्ट है ये। तो लॉ का मतलब क्या होता है, जस्ट गेस व्हाट आर द लॉज, कानून क्या है आखिर? देखो लॉज जो हैं वो बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मतलब कानून क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लोग है ना रूल्स बनाए लोगों के लिए, लोगों के कंडक्ट के लिए रूल्स बनाए जाए, राइट? तो मैं इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज कर रही हूं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? लॉज क्या है, कानून क्या होता है? कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेट है, विच मीन्स इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज करो, लेट अस टॉक अबाउट ट्रैफिक लाइट, राइट? अब आप लोग ड्राइव कर रहे हो तो तुम्हें ट्रैफिक लाइट्स दिखती होंगी हर जगह पे। अब वहां पे वो ट्रैफिक लाइट क्यों लगाई गई है, क्यों रेड सिग्नल होता है, क्यों ग्रीन सिग्नल होता है वहां पे? कभी सोचा है इस बारे में? अगर सोचो उस पर्टिकुलर जगह पे वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता तो कितना केओस होता। कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ रही है, कहीं को भी जा रही है, कोई भी किसी को भी ओवरटेक कर रहा है, रॉन्ग वे में चल रहे हैं लोग, करेक्ट? तो ऐसा क्यों बनाया गया है? सो दैट जब कभी भी एक जगह पे अगर रेड सिग्नल है, विच मीन्स हम लोगों को वहां पे स्टॉप होना है, ताकि दूसरी जगह से जो गाड़ियां आ रही हैं वो मूव कर सके, करेक्ट? फिर उसके बाद जब अगर उन लोगों को स्टॉप होने के लिए बोला जाएगा तब तुम्हारा ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, देन यू कैन मूव ऑन, राइट? अगर तुम सोचो ये सारी चीजें नहीं होती तो कितना ज्यादा केओस होता रोड के ऊपर, कोई भी कुछ भी कर रहा होता, राइट? और हम लोग इतने सेल्फ डिसिप्लिन तो होते नहीं है कि खुद से ही हम ये सारी चीजें मतलब सिस्टमैटिक मैनर में करने लग जाएं, ऐसा भी नहीं होता है, राइट? सो देयर इज अ नेसेसिटी फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जरूरी है हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। पर्पस क्या होता है इनका, क्यों बनाए जाते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस? देखो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, करेक्ट? लॉज क्यों बनाए गए हैं? लोगों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, फाइन्स भी हैं इसके ऊपर। तो क्यों ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर ऐसे पेनल्टीज और फाइन्स है? आप ये बताओ, लोगों की सेफ्टी के लिए है ना, कि अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी है और वो ऐसी हालत में अगर ड्राइविंग कर रहा है तो वो किसी को भी हिट कर सकता है, उसको खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है, करेक्ट? तो यहाँ पे ये क्यों बनाया गया, पर्पस क्या है इसके पीछे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखना, राइट? तो ये समझो कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये क्यों बनाए गए हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड देम? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, करेक्ट? उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज कि हम लोग सिस्टमैटिक फंक्शनिंग चाहते हैं हर एरिया के अंदर, हर फील्ड के अंदर। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मिसमैनेजमेंट हो, हम नहीं चाहते हैं कि केओस हो, कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी अपनी मर्जी से काम कैसे भी कर रहा है, रॉन्गफुल मैनर में कर रहे हैं लोग। वी डोंट वांट दिस टू हैपन। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसका सिस्टमैटिक फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए हमने लॉज एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, राइट? अच्छा, और क्या पर्पस हो सकता है इसके पीछे? पीस एंड ऑर्डर, करेक्ट? ये भी एक पर्पस हो सकता है लॉज बनाने का। पीस एंड ऑर्डर मैंने कैसे बोला? कि समाज में शांति बनी रहे,
राइट, सोसाइटी में शांति रहे, पीस बनी रहे, कोई भी किसी भी तरीके की रॉन्गफुल एक्टिविटीज ना करे। करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉ आया कि रात को 10 बजे बाद कोई भी लाउड स्पीकर्स या डीजे है इस टाइप की चीजें नहीं बजेंगी, चाहे कोई भी इवेंट हो, शादी हो, कुछ भी हो। तो अब ये हमने क्यों इस टाइप का रूल या रेगुलेशन बनाया है? सो दैट रात को 10 बजे बाद लोग शांति से सो सके। करेक्ट। तो पीस मेंटेन करने के लिए है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है सोसाइटी में। राइट। सो इस तरीके से दीज आर द बेसिक पर्पसेस जिसके लिए हमने लॉ बनाया है। फाइन। तो लॉज क्या है? लॉज आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are created for the purpose of safety and security of the people, systematic functioning and to maintain peace and order in society. करेक्ट। ये तो हमारे पर्पसेस हो गए किसके? लॉज के। अच्छा देखो, लॉज बहुत सारे तरीके के होते हैं। करेक्ट। कौन कौन से टाइप्स के लॉज होते हैं? मेनली मैं अभी 3 टाइप के लॉज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वैसे बहुत सारे और भी कैटेगरीज होती हैं, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। देखो, सिविल लॉज होते हैं, एक हमारे पास क्रिमिनल लॉज होते हैं, और एक होते हैं बिजनेस लॉज। राइट। अच्छा, हम लोग है ना, हम लोग सीए कर रहे हैं। सीए कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए कौन से लॉज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? क्या हम लोग वो वाले लॉज पढ़ेंगे क्या जो एडवोकेट्स पढ़ते हैं, जो एलएलबी करते हैं, वो वाले लॉ पढ़ने हैं क्या हमें? सिविल और क्रिमिनल नहीं, हम लोग कौन से लॉज पढ़ेंगे? हम लोग बिजनेस लॉज पढ़ने वाले हैं। करेक्ट। तो हमारे लिए कौन से लॉज इंपॉर्टेंट रहेंगे? बिजनेस लॉज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा, लेकिन एक तुम्हें जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना कि कौन से लॉ का क्या मीनिंग होता है ना? एक बेसिक तो हमें पता होने चाहिए, बिकॉज अब हम लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं, तो वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। अच्छा, सबसे पहला एक बार देखो, सिविल लॉज। सिविल लॉज का क्या मीनिंग होता है? सिविल लॉज जो है बेसिकली ये सिविल केसेस को गवर्न करते हैं। अब सिविल केसेस क्या है? अब सोसाइटी में हमारे कितनी सारी रॉन्गफुल एक्टिविटीज होती हैं, है ना? बहुत सारी, मतलब लोग बहुत अलग अलग तरीके के गलत गलत काम कर रहे हैं। तो जितने भी रॉन्गफुल एक्टिविटीज सोसाइटी में हो रही हैं, हम लोग उनको एक्चुअली है ना 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। फाइन। नाउ सिविल वाले एक्ट्स जो होते हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल। और क्रिमिनल वाले जो हैं वो पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेंगे, होल सोसाइटी। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? मैं एक एग्जांपल दे करके बताती हूँ आपको। सिविल लॉज का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं सिचुएटेड है, और वो प्रॉपर्टी मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रखी है। सपोज प्लॉट है, खाली प्लॉट है। अच्छा, उस प्लॉट के ऊपर मैं 1-2 साल तक विजिट नहीं करी, मैं गई नहीं वहां पे, तो आस पड़ोस के लोगों को क्या लगा कि पता नहीं इसका ओनर कौन है, ये आके देखता करता भी नहीं है, देख रेख भी नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी का। तो अब पास में जो मेरे नेबर्स थे ना, उन्होंने क्या करा, मेरे लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। अब उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर रॉन्गफुल मैनर में जो कब्जा किया है, क्या उनका राइट है क्या इस तरीके से मेरी प्रॉपर्टी पे आप खुद का घर बना रहे हैं या खुद रहने लग गए? ऐसा वो कर सकते हैं? आप कर सकते हो ऐसा किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर? नहीं कर सकते ना। अब अगर उन्होंने इस तरीके की हरकत करी तो किसको अफेक्ट हो रहा है? पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है इससे, या सिर्फ मैं अफेक्ट होंगी? भाई मेरा लैंड है तो मैं ही अफेक्ट होंगी ना इससे, राइट? तो बिकॉज इट इज माई प्रॉपर्टी, वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तो ये कब्जा करने से असर किस पे पड़ेगा? सिर्फ मेरे पे पड़ेगा, नुकसान सिर्फ मेरा है। इसीलिए इस तरीके के मैटर्स को हम लोग कहाँ डील करने वाले हैं? सिविल लॉज में डील करने वाले हैं। करेक्ट। तो सिविल लॉज क्या होते हैं? ये वो लॉज हैं जो सिविल केसेस को गवर्न कर रहे हैं, यानी बेसिकली जहाँ पे किसी आदमी ने कुछ भी गलत काम किया है उसका असर सिर्फ एक इंडिविजुअल को हो रहा है, पूरी सोसाइटी को नहीं हो रहा, पूरे समाज पे उसका कोई असर नहीं आएगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड सेकेंड केस, क्रिमिनल वाला जो हम लोग बोलते हैं, क्रिमिनल वाले में क्या होता है? ये इफेक्ट पूरी सोसाइटी को कर रहा है। कैसे? एग्जाम्पल लो इसका, थेफ्ट या मर्डर, राइट? अब सोचो किसी के घर पे चोरी हो रही है, या तुम जहाँ रहते हो वहां उस पर्टिकुलर कॉलोनी में किसी का मर्डर हो गया।
अब ये दोनों सिचुएशन से अभी भी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि मैम जिसका मर्डर हुआ है भाई नुकसान तो उसी की फैमिली को ही हुआ है ना, करेक्ट। अभी जिसका आदमी गया है नुकसान तो उन्हीं लोगों का हुआ है, उस पूरी फैमिली में वो लॉस अकर हुआ है ना, और लोगों को क्या ही फर्क पड़ रहा है इस चीज से। अच्छा चोरी, जिसके घर में चोरी हुई है नुकसान तो मैम उसी को ही हुआ है ना, और किसी को थोड़ी नुकसान हो रहा है जो आप कह रहे हो कि पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी इससे। देखो बात को समझो, क्या मतलब है यहाँ पे इसका, अगर थेफ्ट या मर्डर हो भी रहे, इस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज हो भी रही हैं, तो भी ऑल्दो फाइनेंशियली या बॉडीली किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ उसी को हो रहा है जिसके साथ हुआ है वो। लेकिन यहाँ पे क्या मेंटल ट्रॉमा क्रिएट नहीं हो जाता है पूरी सोसाइटी के अंदर? आप बताओ, क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले से ज्यादा कॉशियस रहने लग जाएंगे, है कि नहीं? या फिर कहीं ना कहीं सब लोग मेंटली इस चीज से अफेक्ट हो ही जाते हैं कि नहीं अब से हम लोग ध्यान से घर को लॉक करके जाएंगे, राइट, अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद करके रहेंगे हम लोग, मतलब हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी रखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट। तो एनी हाउ मैं फाइनेंशियली बॉडीली लॉसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेंटली भी तो इम्पैक्ट आ रहा है ना पूरी सोसाइटी के ऊपर, करेक्ट। तो इस वजह से ये वाली जो चीजें हैं ये किसको इफेक्ट करेंगी, ये पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करने वाली है, राइट, ये पूरे सोसाइटी एज अ होल को इफेक्ट करेंगी, जबकि इसका असर सिर्फ किस पे पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे पड़ेगा। फाइन। तो आई होप अभी तुम लोगों ने सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज का मतलब समझ लिया है। अच्छा, वन मोर थिंग व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, कि आप लोग प्लीज ये नोट्स में जैसे जैसे मेंटेन बना रही हूँ वैसे वैसे प्लीज आप लोग भी अपने पास ये नोटिंग करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बीच बीच में टाइम दे दूंगी, काम करो 2 मिनट का टाइम लो और एक बार ये पूरा नोट डाउन कर लो। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग करो, इसके साथ लिखो बिजनेस लॉज, हेडिंग डालो और इसके अंदर पहले लॉ का मीनिंग लिखो। सबसे पहले ये मीनिंग लिखो, आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे की स्लाइड्स भी आप लोगों को नोटिंग करवाती हूँ। इसको फटाफट से नोटिंग करें सब। हो गया, नोटिंग हो गया सब लोगों का? ये टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉज, टाइप्स ऑफ लॉज ये लिखिए, बट उससे पहले आप लोग ये लिखो, रॉन्गफुल एक्ट्स को डिस्क्राइब करो, सिविल एंड क्रिमिनल। फटाफट से नोटिंग करो सारे। फाइन। सो ये सिविल लॉज हो गए, क्रिमिनल लॉज हो गए। अब ये पर्टिकुलर लॉज जो हैं ये, इनका मैंने तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक मीनिंग बताया है। अभी हम लोग आगे डिटेल में कौन से लॉज स्टडी करेंगे, एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बिजनेस लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइन। तो चलो लॉ का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया, बट अब बिजनेस का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस? क्या समझते हो बिजनेस से?
अभी पढ़ के आ रहे हो सारे 11th-12th के अंदर, राइट? बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा ना, बीएसटी सबने। अच्छा, क्या होता है बिजनेस का मीनिंग क्या है? क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये बिजनेस का मतलब एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट? करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बिजनेस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या? कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आप अपने लिए एक लाइवलीहुड अर्न कर पा रहे हैं, है ना? लाइवलीहुड अर्न करने का मतलब क्या है भाई? आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो या फिर आपको सैलरी मिलता है, बेसिकली आप कुछ इनकम अर्न कर पा रहे हैं। वो सारी एक्टिविटीज आपके लिए क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों ने बिजनेस कहा है। बिजनेस का यहाँ पे पर्पस क्या होता है? क्यों करते हैं हम लोग बिजनेस? पर्पस हमारा सिर्फ एक ही है, प्रॉफिट मेकिंग, करेक्ट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो ऐसे बहुत सारी होती हैं। हम लोग जॉब भी करते हैं, अच्छा कोई बिजनेस भी करता है, कोई सर्विसेज रेंडर करता है, कुछ भी करो, कोई भी काम करो तुम, लेकिन वो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपको क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? बिजनेस बोला जाता है, राइट? करेक्ट, उसका मतलब क्या होता है? बिजनेस होता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम क्या बुलाएंगे? बिजनेस बुलाएंगे। फाइन। तो अब आप लोग समझ पा रहे हो हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से लॉज स्टडी करने वाले हैं? हम लोग बिजनेस लॉज पढ़ने वाले हैं, यानी कि बिजनेसेस को गवर्न करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं। अब बिजनेस को चलाने के लिए हमें लॉज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी बिजनेस अगर ऑपरेट कर रहा है तो तुम्हें उसमें कैपिटल लगानी पड़ेगी, है ना? सबसे पहला तो काम यही होता है, फाइनेंसेस चाहिए हमें। अच्छा, अब तुम कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए क्या करोगे? या तो बैंक से लोन लेकर के आओगे, या फिर तुम शेयर्स इशू करोगे, तो इन्वेस्टर्स आकर के आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फाइन। तो ऐसे में इन सारी सिचुएशंस के अंदर सब लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। कल को ऐसा ना हो कि आपका जो बिजनेस है वो लोगों से पैसा लोन पे ले करके और बाद में उनको रीपे नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होती हैं बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि इनका जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें लॉज चाहिए। यहाँ पे लॉज इसीलिए चाहिए ताकि हम इन आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी के भी पैसे का मिस यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फाइन। तो इस पर्पज से क्या बनाया गया है? बिजनेस लॉज बनाए गए हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया बिजनेस लॉस क्या होते हैं, लॉस का मतलब हमने समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कानून आखिर बनाता कौन है? भाई हम लोग बोलते हैं कि ऐसे लॉज हैं, ये लॉ है, ये लॉ आया है। अच्छा, लोग जनरली बच्चे क्या समझते हैं? लॉस कौन बनाता है? गवर्नमेंट। इज इट सेंट्रल गवर्नमेंट? मतलब मोदी जी बना रहे हैं सारे लॉज? वो इतने फ्री हैं क्या कि वो सारे लॉज बनाने बैठेंगे? सबसे पहले तो टेल मी, इज इट दैट वे? ऐसा चलेगा कि ये? नहीं। लॉज कौन बनाता है? लॉज पार्लियामेंट बनाती है। तो हम लोग सबसे पहले लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं कि आखिर लॉज को बनाता कौन है, पहले ये जानेंगे, फिर उसके बाद ये समझेंगे कि ये लोग लॉज को बनाते कैसे हैं, प्रोसेस क्या रहता है वो देखेंगे। देखो, लॉ बनाने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सी बॉडी है? एक पार्लियामेंट है, फाइन। दूसरा हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर्स, करेक्ट। अब क्या होता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल की बॉडी है ना, मतलब पूरे इंडिया के लिए अगर लॉज बनाने होंगे तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट किसके लिए लॉज बनाएगी? लॉज फॉर होल इंडिया। जब भी कभी पूरे इंडिया के ऊपर कोई भी कानून हमें लागू करना है तो वो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। फाइन। वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, या मैं कहूँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो लोग लॉज किसके लिए बनाएंगी? वो लॉज बनाएंगी फॉर देयर स्टेट्स। अपने अपने स्टेट के लिए कानून कौन बनाएगा? उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। ठीक है, तो अगर पूरे इंडिया के लिए कानून बनाना है
पार्लियामेंट बनाएगी। अगर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। अच्छा, विधानसभा का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा ही होती है, हर स्टेट की विधानसभा है। फाइन। पार्लियामेंट जो है इसके अंदर हमारे पास दो हाउसेस होते हैं, देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट। कौन से दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है हमारे पास? मेनली वी हैव वन लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा, करेक्ट। हमारे पास ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा जो है ये, इसको हम लोग बुलाते हैं लोअर हाउस। क्या बुलाया जाता है इसको? लोअर हाउस। और राज्यसभा को क्या बुलाते हैं? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास दो हाउसेस हैं, वन इज लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा। लोकसभा जो है उसको लोअर हाउस बुलाया जाता है और राज्यसभा को क्या बुलाया जाता है? अपर हाउस बुलाया जाता है। अच्छा, अब क्या लॉज दोनों बॉडीज बनाएंगी क्या? बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, दोनों हाउसेस मिल करके कोई भी लॉज को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग बॉडीज हमने समझ ली, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाएगा, या फिर स्टेट के लिए लॉज बनाने हैं तो कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगी। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, वन लोकसभा अनदर राज्यसभा। अब एक बार इसका प्रोसेस समझना कि कानून बनता कैसे है ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है हमारा। सबसे पहले देखो यहाँ पे वी हैव लोकसभा। अब कोई भी लॉ है वो सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। अब वो लॉ जो है एक्चुअल में वो सबसे पहले किस फॉर्म में आता है? कानून तो वो तब बनता है जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। शुरू शुरू में ये सिर्फ एक बिल रहता है, बिल, इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? ड्राफ्ट बिल बुलाएंगे। तो सबसे पहले देयर इज दिस बिल, इस बिल को आप क्या बुलाओगे? इसको आप ड्राफ्ट लॉ बुलाओगे। ये बिल है, ये बिल क्या होगा? ये ड्राफ्ट लॉ है, ठीक है। ड्राफ्ट मैं इसको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी तक ये फाइनल नहीं है कि ये लॉ सच में इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, बना नहीं है ना, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसीलिए अभी हम इसको क्या बुलाएंगे? ड्राफ्ट लॉ बुलाएंगे। और ड्राफ्ट लॉज क्या होते हैं? बिल कहलाते हैं, करेक्ट। अच्छा, अभी हम लोग इस बिल को कहाँ प्रेजेंट करेंगे? हम लोग इसको लोकसभा में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये बिल अभी कहाँ प्रेजेंट होगा? लोकसभा में प्रेजेंट होगा। अब लोकसभा के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं? लोकसभा के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, राइट। अब वो सारे मेंबर्स क्या करेंगे? इस बिल को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद इसके ऊपर वोटिंग करेंगे। फाइन। अब वोट्स कैसे होंगे? देखो, अगर मेजॉरिटी वोट्स इसके फेवर में आ जाते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे कि लोकसभा ने इस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर इस बिल को मेजॉरिटी के वोट्स मिल जाते हैं, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने अगर इसके फेवर में वोट कर दिया तो ये बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर हमें क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल किसका? मेजॉरिटी मेंबर्स का। अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। जब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अपना अप्रूवल दे देंगे यहाँ पे लोकसभा में, तो ये बिल क्या हो जाएगा? लोकसभा से पास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये बिल कहाँ जाएगा? ये अब जाएगा इनटू राज्यसभा। तो अभी हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? राज्यसभा में लेके जाएंगे। अच्छा, अब राज्यसभा में भी आप लोग ये प्रोसेस प्लीज हाथों हाथ बनाते भी चलो, समझते भी चलो इसको। अब ये बिल वहां से अप्रूव होने के बाद कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, करेक्ट। अच्छा, राज्यसभा के अंदर भी वही सब चीजें होने वाली हैं।
कौन सी चीजें होंगी यहाँ पे भी, वही मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसे न्यूज वगैरह में देखा है, पार्लियामेंट के सीन्स देखे हैं कभी? कोई भी लॉ बनने वाला होता है तो सारे लोग, वो राउंड राउंड सी टेबल्स बनी हुई रहती हैं, एक एकदम हेड स्पीकर बैठा हुआ रहता है, थोड़ा सा ऊंची उसकी चेयर होती है, सारे लोग क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक दूसरे को ताने मारना, टेबल बजाना, इस टाइप की ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी पार्लियामेंट में ही होती है, और तब भी होती है जब कोई लॉ बनने वाला होता है, राइट। सो यही सेम चीज़ यहाँ पे दोनों हाउसेस में होगी। राज्यसभा भी इसका क्या करेगा, अप्रूवल देगा। यहाँ पे भी हमें अप्रूवल कितने मेंबर्स का चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, अगर किसी को मेजॉरिटी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको हाथों हाथ यहीं पे ही लिख सकते हो। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50%। 50% से ज्यादा मेंबर्स अगर वोट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मेजॉरिटी कहलाएगा। ठीक है, अब ये बिल क्या हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, फाइन। यहाँ पे भी हमारे पास मेजॉरिटी मेंबर्स का अप्रूवल आ गया। अब नेक्स्ट हम इस बिल को कहाँ पे लेके जाएंगे, नेक्स्ट हम इसको लेकर के जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसमें प्रेसिडेंट। अभी हमारा बिल यहाँ पे किसके पास प्रेजेंट होगा, प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये मैं क्यों प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस बिल को फाइनल असेंट कौन देगा, फाइनल अप्रूवल इस बिल को कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा, करेक्ट। तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे फाइनल असेंट लिया जाएगा, फाइनल असेंट यहाँ पे लिया जाएगा प्रेसिडेंट का। अब देखो, लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, लास्ट में प्रेसिडेंट इसको स्टडी करेगा। ये जब अपना फाइनल असेंट इसके ऊपर दे देगा, अप्रूवल इसके ऊपर दे देगा, तो फिर ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी अब ये फाइनली लॉ बन जाएगा। बट लॉज जो हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, वो एक्ट के फॉर्म में आते हैं, रिमेंबर। अभी हम समझेंगे ये टर्म्स क्या होती हैं। यहाँ पे अगर इसने अपना अप्रूवल दे दिया ना, तो अप्रूवल देते से ही अब आपका बिल क्या बन गया, बिल नाउ बिकम्स एन एक्ट। अब ये बिल आपका क्या बन गया, एक्ट बन गया, नाउ बिकम्स एन एक्ट। अब ये पर्टिकुलर बिल आपका एक्ट बन गया, यानी कि लॉ बन गया। अच्छा, जो भी लॉज हम लोग बनाते हैं वो हम लोग किस फॉर्म में बनाते हैं, वो हम एक्ट के फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, एक्ट के फॉर्म में ये लॉज बनाए जाते हैं। तो अब आप ये देखो, ये पूरा आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इस तरीके से ये लॉ बनाया जाएगा। और कोई भी लॉ जब हम बनाएंगे तो हम लोग उस लॉ के नाम के आगे एंड में क्या लिखते हैं, एक्ट वर्ड जरूर लिखते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि अभी आपका बिल किस में कन्वर्ट हो गया, एक्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो क्या 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 नाम होते हैं इनके, कैसे कैसे रखे जाते हैं, वो सब भी अभी मैं बताती हूँ। एक बार आप ये पूरा प्रोसेस जो है इसको नोट डाउन करो। ये पूरा हमारा कौन सा प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, करेक्ट। एक बार इसको नोट डाउन करो, एक बार नोटिंग करेंगे सारे इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ओके, आई होप आप लोगों का नोटिंग हो चुका है अभी। फाइन, अब हम लोगों ने ये पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस देख लिया। आप लोगों ने ये टॉपिक समझ लिया क्या कि लॉज कौन कौन बनाता है। पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, एंड ऑल्सो इंडिया के लिए पूरे के लिए अगर लॉज बनाने हैं तो पार्लियामेंट बनाएगा, और स्टेट के लिए अगर लॉज बनाने हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। एक और टर्म हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यूनियन लॉज, इनको हम लोग यूनियन लॉज बुलाते हैं। तो पार्लियामेंट क्या बनाएगी, यूनियन लॉज बनाएगी, और ये लोग स्टेट लॉज बनाएंगे। फाइन, तो ये सारा टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग क्विकली एक बार हमारा सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने कितने हैं, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में उसका ब्रीफ ले लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद से लेके नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फाइन, देखिए ये हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, दिस इज व्हाट इज अवेलेबल विद अस, और कंप्लीट इसी को ही रेफर करते हुए मैं आपको नोट्स बना के दूंगी। राइट, हम लोग क्लास में नोट्स बनाएंगे प्रॉपर इसके लिए, लेकिन रेफरेंस हमारा मॉड्यूल से ही रहेगा। ओके, देखो इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉज, 100 मार्क्स का टोटल ये हमारा पेपर रहता है। अच्छा, इसके कंटेंट्स देखेंगे अभी हम लोग। ये देखो ये क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है। टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं। इन टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मेनली हम लोग इसमें क्या देखेंगे, देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा लॉ मेकिंग सिस्टम जो है, लॉ को कौन बनाता है, कौन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, ये सारा जो है रेगुलेटरी सिस्टम कहलाता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहलाता है। करेक्ट, तो बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया, लीगल सिस्टम। पूरे इंडिया के अंदर जो इसका लीगल सिस्टम है वो कैसा रहेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एकदम बहुत बेसिक चैप्टर है, ऐसा समझो ये चैप्टर तुम्हारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर की कई चीज़ें मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बता चुकी हूँ, इसीलिए हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि ये चैप्टर हम लास्ट में बने, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन हमारे जो लॉज स्टार्ट हो रहे हैं वो सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से लॉज हैं एक बार वो देखो। पहला हमारे पास आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो किसी भी लॉ के नाम में आप लोग देखोगे ना, कौन सा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, एक्ट वर्ड आया। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना कि एक्ट कैसे बनता है, देखा था ना अभी अभी हम लोगों ने पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस देखा था कि पहले वो बिल से स्टार्ट हुआ था और बिल के बाद हमने उसको कन्वर्ट किया इनटू एन एक्ट। राइट, तो ये देखो सारे नाम के आगे आपको एंड में कौन सा वर्ड मिलेगा, एक्ट वर्ड मिलेगा, लिखा हुआ है सबके आगे एक्ट लिखा हुआ है। ये क्यों है, क्योंकि ये लॉ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने, इन तीनों ने पास किया है, उसके बाद जाकर के ये क्या बना है, एक्ट बना है। एक और चीज नोटिस करेंगे आप लोग, इन सारे वर्ड्स के लास्ट में है ना ईयर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 1872 लिखा हुआ है, यहाँ हम 1930 देख रहे हैं, 32, 2008, 2013, 80, 81। ये ईयर क्या लिखा हुआ रहता है, देखो जिस साल में ये लॉ आपका पास हुआ है ना, उस साल को यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। तो कोई भी लॉ का नाम अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो नाम पढ़ने के बाद एंड में जो भी ईयर लिखा हुआ है ना, वो ध्यान रख लेना, दिस इज द ईयर जिस ईयर में ये लॉ क्या हुआ था, पास हुआ था। करेक्ट, तो ये ईयर आपका क्या है, ईयर ऑफ पासिंग द एक्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज ईयर ऑफ पासिंग एन एक्ट। कोई भी एक्ट जिस ईयर में पास हुआ है वो ईयर हम लोग हमेशा इस एक्ट के नाम के एंड में लिखेंगे। करेक्ट है ये एकदम। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा है इसमें। अभी चैप्टर्स एक एक करके मैं बहुत शॉर्ट में अभी बताती हूँ। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स जानते हो, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, घर में देख लो, कभी पापा ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हो, या आप जिस घर में रह रहे हो उस घर को या तो वो रेंट पे होगा या फिर वो आप उसको ओन करते होंगे, तो उस घर के कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह बने होंगे। राइट, वो पेपर्स
गुड्स क्या है, वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके ऊपर प्रिंटेड होता है, स्टैम्प पेपर पे प्रिंटेड होता है, राइट। अब देखो क्या होता है ना, दो लोग जब भी कभी आपस में कोई भी कमिटमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें मेरा घर सेल कर दूंगी, क्या गारंटी है कि मैं सच में तुम्हें मेरा जो करा हुआ प्रॉमिस है वो फुलफिल करूंगी ही, क्या गारंटी है, हो सकता है ना मैं ये प्रॉमिस तोड़ दूं ना। तो बेटर क्या रहेगा कि आप मेरे से क्या करवा लो, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो, यानी कि आप रिटन डॉक्यूमेंट पे एक पेज पे मेरे से लिखवा लो उसको स्टैम्प पेपर पे और साइन करवा लो मेरे से। अब अगर ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिख दिया ना, तो मैं कभी भी उसको ब्रीच नहीं करूंगी, मैं कभी भी उसको तोड़ूंगी नहीं, ब्रेक नहीं करूंगी कि पहले मैंने प्रॉमिस कर दिया बाद में मैं प्रॉमिस को ब्रेक कर रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट। तो इससे क्या होता है, लोग एटलीस्ट अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से जरूरी होता है, हम पूरे सारे कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे हम इसके अंदर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है, एक्चुअली बायर एंड सेलर, सेलर अपने गुड्स बायर को सेल करता है ना। अब कई बार क्या होता है, उस बेचारे को पेमेंट ही नहीं मिलता, मतलब बायर गुड्स भी ले रहा है, उसको बदले में पेमेंट भी नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उस सेलर के पास क्या रेमेडीज है, क्या क्या एक्शन ले सकता है वो, ये हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग रूल्स हम लोग देखेंगे, जैसे गुड्स का मतलब समझेंगे, सेल्स के अलग अलग टाइप्स हम लोग इसमें देखेंगे। तो पूरा बायर और सेलर वाली ट्रांजैक्शन जो होती है सेल ऑफ गुड्स की, सिर्फ हम लोग उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ने वाले हैं। कौन से एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अच्छा, इस लॉ को है ना प्यार से सोगा बुलाया जाता है, क्या बुलाएंगे हम इसको, प्यार से सोगा बुलाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है तो बेटर है हम इसको शॉर्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लें। फाइन। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, आप लोगों ने, अब ये 4th और 5th चैप्टर रिलेटेड है, आप लोगों ने वैसे 11th-12th में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, HUF, ये सब देखी होगी, LLP सब सुना है आई थिंक। ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार सुन रहे हो ये वर्ड्स ना। पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो लोग मिलकर के आपस में कोई भी एक बिजनेस करने जा रहे होते हैं, उस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट्स को वो लोग दोनों आपस में शेयर करेंगे, चाहे 50-50 में शेयर कर ले रेशियो में, चाहे वो 60-40, 80-20 जैसा भी उनका रेशियो रहेगा उस हिसाब से एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया जाता है, इसमें होता है ना। अच्छा, आप लोगों ने तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए होंगे कि कोई नया पार्टनर आता है तो क्या एंट्री पास होती है, कोई पार्टनर जाता है तो क्या होता है, वही सारी चीजें। तो उससे रिलेटेड हम लोग अभी लॉज पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। फाइन। और LLP, इसी का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन क्या होता है, LLP होती है। और एक और वर्जन हमारे पास होता है कंपनी। कंपनीज एक्ट इंडिया का एक बहुत ही सॉलिड एक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। तुम कोई सा भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करो, सबके ऊपर कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे एडवांटेजेस जिसके अंदर आते हैं ना, वो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। अब कंपनी का और पार्टनरशिप का दोनों का मिक्सचर होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ इन सब के, जब भी हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में तुम लोगों को बता दूंगी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कैसे बनी है, किस किस के क्या क्या फीचर्स है, एडवांटेजेस है। अच्छा, लास्ट हमारे पास कौन सा लॉ आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब एक्चुअली ये जो वर्ड है नेगोशिएबल, इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पे कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जिसके ऊपर एक पेमेंट का अमाउंट सिक्योर किया गया है। मतलब आप अगर किससे गुड्स खरीद रहे हो तो बदले में आप उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करते हो। 11th-12th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, BRBP होता है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, है ना, उसी तरीके का ये। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अलग, अब चेक ले लो, बेसिक एकदम सब लोगों ने चेक सुना होगा, देखा भी होगा, बनाया भी होगा। तो वो जो चेक्स होते हैं, चेक्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं ना, अभी मैं अगर तुम्हें कोई पेमेंट देना चाहती हूँ तो मैं वो चेक बना करके आपको डिलीवर कर देती हूँ, तो वो ट्रांसफर हो गया ना, ट्रांसफर हो सकता है ना चेक ऐसे। तो यहाँ पे मेनली हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जो कि क्या करते हैं, पेमेंट्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। और बहुत बेसिक एग्जांपल इसका ले रही हूं मैं, चेक, ठीक है। जो चेक्स हैं
वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन तुम लोग अभी वो टर्म्स नहीं जानते हो। हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इन सबको डिटेल में समझेंगे। करेक्ट। तो विद दिस हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं इस पूरे सिलेबस के अंदर। हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो हमें पढ़ने हैं। आप फर्स्ट वाले चैप्टर का तो टेंशन लो ही मत, ये तो एकदम छोटू सा चैप्टर है और बहुत इंट्रोडक्शन जैसा, ये इजी है एकदम। मेन हमारे पास ये रहेंगे 6 चैप्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो चैप्टर वाइज इनका वेटेज क्या रहेगा वो हम लोग आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए दे सकते हैं कि हम पास्ट पेपर्स को एग्जामिन करके उसका ट्रेंड एक तुम्हें बता सकते हैं कि कितना रहेगा। फिर भी इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है कब कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाए और कम आ जाए, यू कैन नेवर से। इसीलिए ये सोच के पढ़ना कि मेरे लिए सातों चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइन। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर हियर टू रिजॉल्व योर डाउट्स। एंड आज के क्लास में अभी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। तो क्या क्या समझा हम लोगों ने? पेपर पैटर्न देख लिया, कितने मार्क्स चाहिए हमें, कितना पासिंग क्राइटेरिया होता है, पूरे सिलेबस के दौरान हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, और बहुत बेसिक कुछ टर्म्स हैं जिनका हमने मतलब समझा आज की क्लास में, जैसे लॉज क्या होते हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस लॉज क्या है, एंड इवन लॉ मेकिंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को कोई क्वेरीज नहीं है, डाउट्स नहीं है। अगर कुछ भी है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें, वी आर हियर टू रिजॉल्व दैट। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग हमारा प्रॉपर जो सिलेबस रहेगा वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।